स्टैंडिंग में हमेशा स्टैंडिंग एक्सरसाइज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं। जो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस होती है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है। पेशेंट को बोलोगे ये मूवमेंट करे, आप क्या करोगे, उसके हाथ को ऐसा रेजिस्ट करोगे, वो आपके फोर्स को क्या करेगा, फोर्स करते हुए लेके आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। दिस इज नॉट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग, दिस इज अ स्ट्रेचिंग। क्योंकि सारा लोड जो आ रहा है काफ मसल पे आ रहा है, ठीक है। अब काफ मसल जब आप करके देखोगे करने जाके अप्लाई करना है तो यहाँ के कोई इम्पोर्टेंट पार्ट में आपको टफ होगा थोड़ा, ठीक है। तो जब स्ट्रेचिंग होती है आपकी पर्टिकुलर मसल्स की, वो क्या होगी कि उसमें फाइबर्स टूटेंगे, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और जो पुराना इन्फ्लेमेशन होता है जब न्यूट्रिशन ब्लड वहां पहुंचता है वो हील कर देता है उसको, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द सुपरास्पिरेटेड टीयर हो गया, रोटेटर कफ टीयर वाले पेशेंट को आ जाता है। देखा होगा तुमने रोटेटर कफ टीयर का पेशेंट का पेन कभी जाता है सही से नहीं जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेचिंग कोई नहीं कराता है। आईसीयू पेशेंट कराया तो अल्ट्रासाउंड वगैरह लगाया, पेशेंट हमेशा नहीं कहेगा, कभी ये पेशेंट नहीं कहेगा मेरा पूरी तरह से चलेगा, कहेगा थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है। जब ये मूवमेंट करता हूं इस मूवमेंट में हो रहा है, ये मूवमेंट करता हूं इस मूवमेंट में हो रहा है, पर्टिकुलर एक मूवमेंट उसका पेन होता है। उस मूवमेंट को हम करा के चेक करते हैं कि कौन सी मसल टियर हुई है, ठीक है। तो उसको जब स्ट्रेचिंग करवाओगे तब उसका पेन 100% जाएगा। आया समझ में? कभी कराया था स्ट्रेचिंग कब इसकी रोटेटर कफ की एक्सरसाइज में करवाई है? मतलब ये चीज बता, इतना लंबा चलता नहीं है, उसको ज्यादा रिलीफ मिलता है तो वो अपना खुद ही यूट्यूब से देखते हैं। पेशेंट देखो, पेशेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना लंबा चलाओगे। मेरे पास एक पेशेंट है, मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एक पेशेंट है 6 महीने से देख रहा हूँ, पेशेंट है 8 महीने से देख रहा हूँ। देखो तुम्हारे और हमारे में अंतर क्या है, पेशेंट तुम भी देखते, पेशेंट मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तुम अगर मानते तुम्हारे पेशेंट भी ठीक होगा, मेरा भी ठीक होगा, तो क्या पता तुम्हारे दो ज्यादा ठीक होने मेरे दो कम, या मेरे दो ज्यादा तुम्हारे दो कम, ठीक है। लेकिन पेशेंट को ज्यादा अगर देखा जाए ज्यादा सीटिंग कौन खींच सकता है, मैं खींच सकता हूँ, तुम नहीं खींच सकते, मुझे पता है, ठीक है। दिस इज अ मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। कैसे खींचना मुझे पता है, पेशेंट ठीक भी हो जाएगा तब भी उसे फिजियोथेरेपी कराएगा, ठीक है। ये अलग एक क्वालिटी डेवलप करनी होती है, तो वो हमारे अंदर है। हमने मेरे क्या है, मैं बताता हूँ 4-5 पेशेंट मेरे तो 6 महीने 7 महीने साल भर चल रहे हैं, और एक पेशेंट से अगर मैं 7,000-700 रुपये पर विजिट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 800 की विजिट देखता हूँ, 700 विजिट मिनिमम करता हूँ, ठीक है। तो 7 ले रहा हूँ मतलब 20-21,000 पड़ रहा है, उसमें ऑफर पूरा 20,000 दिया है तो मेरे 60,000 ऐसे आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जब नौकरी भरोसे नहीं रहता हूँ, जब भी कोई मैं कुछ बोलता है मैं तुरंत मेरा मुख खराब हो जाता है, ठीक है। मैं तुरंत बोलता हूँ आप पता कि मैं जा रहा हूँ, यही होता है, यही होता है, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल का यही फायदा है, आप प्रोफेशनल हैं। मैं नौकरी में हमेशा क्या करता हूँ, एलजीटी में 4 एक बार उनसे बोला कि आप ऐसा लेट आते हो, मैंने कहा देखिए ज़्यादा मुझे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो चलूँगा, मेरी दुकान खोल के जहाँ बैठ जाऊँगा वहीं कमा लूँगा, आप जाएंगे तो कहाँ कमाएंगे बताइए। एचआर को तो कंपनी रखेगी ना। हमारे पास एक खूबी है, स्किल बेस्ड कोर्स है हम लोग का। आपके पास स्किल है, आप यहाँ से बेंगलोर जाऊँगा ना, वहाँ भी मैं कमा लूँगा, अपनी 4 की मशीन लेके जाऊँगा और जाके नेटवर्क बनाऊँगा, 10 दिन में कमा लूँगा। यही प्रोफेशनल कोर्स का फायदा होता है, यही खूबी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। लखनऊ आया था मुझे जानता थोड़ी ना था, लखनऊ आया था, और आज ऐसा है कि किसी नौकरी मतलब मुताबिक मुझे भी नौकरी, मेरी खुद की क्लिनिक भी नहीं है, क्लिनिक भी नहीं है मेरी, और मेरे क्लाइंट अच्छे हैं। क्लाइंट का भी एक होता है, क्लाइंट मतलब लेवल होता है क्लाइंट का। वैसे मेरे क्लाइंट को मतलब ब्यूरोक्रेसी के हैं, ठीक है, पॉलिटिकल से तो है, पॉलिटिकल से मेरी बनती नहीं जाता, मतलब मैं खुद उनके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो किसी के नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी वाले फिर भी ठीक होते काफ़ी हद तक, वो लोग अब डरते हैं कि मतलब अगर किसी कई बार ऐसा होता है ना, जो अधिकारी जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो डॉक्टर को कुछ नहीं समझते हैं, रियलिटी ये है, ठीक है। एमडी एमएस को कुछ नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि हम वो हमारी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और एमडी एमएस पता क्या सोचता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, रियल में अधिकारी हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, रेयर अधिकारी पढ़े होते हैं, पीएचडी होते हैं, पीजी होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन करके तैयारी करके निकाल लेते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, मान सकते हो, इसलिए उन्होंने निकाल दिया, या उनका इंटरेस्ट फील्ड में ज़्यादा था पढ़ के उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो स्ट्रेचिंग मैंने बताया, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग रोटेटर कब की है, तो बेसिकली देखो, अब जैसे हम लोग अगर जाए काफ में, तो काफ में किसी मसल होती है, बताएगा कोई नाम, मसल्स के नाम भी पता होना चाहिए। काफ में कौन गैस्ट्रोनिमियस और गैस्ट्रोसोलियस, ठीक है। ये दो मसल्स हैं। काफ की स्ट्रेचिंग कैसे कराओगे बताओ भाई, काफ की स्ट्रेचिंग कैसे कराओगे? सीधा पेशेंट बैठा है, हाँ, पेशेंट को फिर पैर पकड़ के नीचे टोक को एक वहां से कोई लड़का बुला ला, लड़का बुला ला, दूल्हा बुला ला,
खाली बैठे हो पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है। क्लास चल रही है। हाँ, हम लोग की भी क्लास चल रही है। तो हम आपस में बता देते हैं ना। हाँ बताओ। तो मेरे बताओ इसे ये यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये काफ्स में स्ट्रेच होगा। कैसे फोर्स तो भी समझ में आया। अच्छा हाँ ठीक है। कितने एंगल पे तुम्हारा लेग एलिवेट करके रखोगे? कितने? बस ये जितना भी हम उठाएंगे वहाँ से पकड़ के जितना एलिवेशन वहाँ पे होगा बस उतने एलिवेशन पे और फिर अंदर की ओर शायद तुम बताओ किस एंगल पे स्ट्रेच करोगे? एंगल तो आपका रेस्ट पोजीशन पे होगा ना, बेड पे होगा। अच्छा रेस्ट बेस्ट पे रहेगा ना, तुमने एंगल तो मैक्सिमम उसमें मान लिया काफी स्ट्रेच आ गई, ठीक है। 45 डिग्री तक स्ट्रेचिंग करोगे तो क्या होगा? 45 पे अपन स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसके नी पे काफी ज्यादा जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से पटेला में मतलब कि पेन मतलब वहाँ की मसल में पेन आ सकता है, इसलिए हम लोग रेस्ट पोजीशन में रख करके स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है। अब मैं पूछूं एंकल स्ट्रेच कैसे करोगे? एंकल स्ट्रेच हम लोग करते हैं, हम लोग कुर्सी पे बैठा देंगे पेशेंट को चेयर पे और फिर उससे कहेंगे कि अपने लेग को स्पैंडेड पोजीशन में करें तो और फिर धीरे से उसको स्ट्रेच करें, जिससे कि लेग स्ट्रेचिंग है ताकि काफ मसल स्ट्रेचिंग है। लेग और काफ में क्या सॉरी डिफरेंस है? एंकल पे स्ट्रेचिंग है मतलब काफ मसल स्ट्रेचिंग। देखो जो तुम लोग कह रहे हो न्यूट्रल पोजीशन में कराओगे ना, पेशेंट लेटा है तुमने उसका एंकल पूरा दम लगा के खींचा, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेचिंग आएगी काफ में तो आएगी आएगी, एंकल पे उसमें मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा। हमेशा एंकल पे क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा, ठीक है। जब तुम 15 डिग्री पे लेके जाओगे तो काफ में स्ट्रेच ज्यादा आएगा, एंकल पे थोड़ा कम होगा, ठीक है। जैसे ऊपर लेके जाओगे 45 डिग्री पे काफ में भी स्ट्रेच कम हो जाएगा, एंकल में भी कम हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री पे। तो बेसिकली आप 15 डिग्री पे स्ट्रेचिंग जब कराओगे 15 डिग्री पे तो वो स्ट्रेच काफ पे अच्छा रहेगा। क्या जैसे ये रेस्टिंग पोजीशन है, पैर रखना थोड़ा सा इतना स्ट्रेच कर दिया। हाँ इतना थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, ठीक है। बाकी जब तुम ऐसे पकड़ते हो तो एंकल टू एंकल तो पंप कर रहे हो उसका, एंकल टू एंकल पंप कर रहे हो, ठीक है। तो 15 डिग्री पोजीशन में मतलब ज्यादातर वो आएगा। अब दूसरी बात हम आते हैं इसमें क्या होता है, हैमस्ट्रिंग में आते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ हैमस्ट्रिंग मसल्स कितनी होती हैं? कौन कौन सी? सेमीटेरियस, सेमीमेम्ब्रेनस और वास्टस रेफ्लेक्सेस, वास्टस वो तो हैमस्ट्रिंग का पार्ट होता है। वो क्वाड्स के वो सारे quads सेमीटेरियस, सेमीमेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फीमोरिस। हाँ ठीक है। तो सेमी टेंडनोसिस हो गया तुम्हारा, हाँ ठीक है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। तो कैसे कराओगे इसकी स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग की? लेग उठा के शोल्डर पे रखेंगे, फिर वहीं से एलिवेट करके और फिर जरूरी शोल्डर पे रखना? सर शोल्डर पे लाइक या तो फिर हम इतने वो हो कि हम उसे अपने बिना रखे स्टेबल कर वो पाए। आप डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी पे, ठीक है। मेल फीमेल पहला तो देखो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो उसके नी पे रहेगा, हाँ, ठीक है। नीज का नी सपोर्ट को ऐसा हो कि stable ऊपर दब लगा है, उसका नी क्या हो जा रहा है? डिसलोकेट नहीं हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर से तुम्हारा एक हाथ क्या रहेगा? उसके टो पे रहेगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग क्या कहते हैं सियाटिक नर्व की भी कंप्रेशन कराते हो, ठीक है। तो अब उसका तुमने शोल्डर सपोर्ट इसलिए ले लिया सो दैट तुम पे एग्जर्शन ना आए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग बीच में क्या है? जर्की मूवमेंट करा सकते हो, प्री कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे किसी का स्पास्टिक है, मसल का स्पास्टिक है, ठीक है, 85 डिग्री अराउंड आ रहा है तो आप 85 डिग्री धीरे धीरे उसको लेके जाएंगे, जर्की मूवमेंट कराते हैं, उसको रेंज उसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चीज और प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पढ़ा है, पीआरई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पीआरई बोलते हैं, पीजी में बहुत उसमें है। चलो ठीक है, तो इसको भी तुम लोग को आता है। कराते फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है स्ट्रेचिंग का बताओ? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या स्ट्रेचिंग कराने से क्या होता है? क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बताओ सारिका? सारिका को बहुत अच्छे से बताओ। आपने बोला था ना देखो इलेक्ट्रो में एक्सरसाइज में सब एक ही चीज होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब नहीं कराना है और कब कराना है,
और कराया तो आपको उसका इफेक्ट क्या है, यही 3 क्वेश्चन पे जो मतलब फिजियोथेरेपी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग जब कराओगे तो क्या उसके फाइबर जो होते हैं टूटते हैं, ठीक है, और जो उनके वेसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेच आता है, तो जिसको जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें वैसोडाइलेशन होता है, उसके वेसल्स में डायमीटर बढ़ता है, तो वैसोडाइलेशन होगा तो दैट मींस वहां पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इससे मसल जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो भी इंजरी इन्फ्लेमेशन रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा और वहां पे क्या है आरओडी बढ़ जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक देखो एग्जाम में डाला है तो खड़ा नहीं, तुमने अगर आंसर बताना शुरू किया उसे पता चल जाता है कि उसको पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या, अच्छा चल ठीक है बताओ, तो ऐसा आंसर सही बताओ शुरू में सही ताकि मैं तुमको नेक्स्ट स्किप कर दूं क्वेश्चन अगला, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वाड्स में। क्वाड्स में कितनी मसल्स होती है बताओ, वास्टस लैटरलिस इंटरमीडिएटिस मीडियालिस और लैटरलिस, चौथा इंटरमीडियालिस, लैटरलिस, मीडियालिस, ये तीनों हो गए, रेक्टस चौथा फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, यही हम लोग याद किया सी, ये अपना देख लेना लैटरलिस ये तो टफ यार रोटेटर टफ भी याद है। सेट्स हम लोग का इसकी स्ट्रेचिंग कैसे कराओगे, इसकी क्वाड्स की, हां सर क्वाड्स की ये क्या कहते हैं, हाँ आदमी मतलब कि चेस्ट के उस पे लेटाएंगे, ठीक है, इस पोजीशन में, हाँ, उसके बाद पीछे से उसका पैर फोल्ड करके देन हम उसको स्ट्रेच करेंगे, तब उसके ऊपर वहां मिला के लेटाओगे और उसका पैर से फोल्ड करके ऐसे पीछे, हाँ, और सेल्फ में कैसे बताओगे, हाँ, अगर पेशेंट की सेल्फ प्रिस्क्राइब करना कि खुद करे, पेशेंट खुद के उसको खुद से कैसे करना बताओगे, अपने हाथ से पीछे कर खींचना, तो खुद से लेट के नहीं, मैंने भी बताया खड़े होके नहीं कर सकता हूं, अपना पैर से हाँ ये ठीक है। तो ये उसका है प्रिंसिपल सेम है, हमको इन्फ्लेमेशन कम करना है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, ठीक है, बस तरीका बता दो तुम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम पेरिफेरल्स पे। पेरिफेरल्स बताओ कहाँ होती है, नी हिप में, हां ठीक है। अभी पहले बताओ हिप की कितनी मसल्स होती है, ग्लूट्स में, 4 ग्लूट्स पे, ग्लूट्स पे पूरी मसल होती है, हां पूरी कितनी होती है, गूगल खोल के बैठी हो, अरे सर मैं कुछ और मैसेज बताओ बताओ ग्लूट्स में कितनी मसल्स होती है, टोटल 10 मसल्स होती है, कितनी होती है 10, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस, बाकी अब 10 के नाम पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के आना। अभी फिलहाल में पेरिफेरल्स जितना ओरिजिन होता होगा जितनी निकलती है सब 10 मिला के पूरी, ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और क्या बोलते हैं पेरिफेरल्स हो गया तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारा डीएफएल हो गया, ट्रांसफेसियल आर्टरी, डीएफएल याद करके रखना शॉर्टकट, लिगामेंट भी तो वहां अटैच होता है है, लिगामेंट भी तो सपोर्ट करते हैं, 10 टोटल 10 मसल्स होती है, अच्छे से पढ़ लेना 10 के नाम, ठीक है, पूछिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल्स सिंड्रोम। अच्छा पेरिफेरल्स क्या होता है, पेरिफेरल्स सिंड्रोम क्या होता है बताओ पहले, है ये पढ़ा नहीं, देखो एक तो सियाटिक नर्व कंप्रेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, L4 L5 से कंप्रेस होने लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही हो, ठीक है, कई बार जो सियाटिका वाला पेन होता है नेगेटिव पेरिफेरल्स सिंड्रोम का जो होता है, पेरिफेरल्स जो है वो डीप मसल है, ठीक है, सुपरफिशियल मसल नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट को सोचो पेरिफेरल्स जो होता है वो बीच में होता है, लेटा दे तो उल्टा सोचा कि हाइड्रो लगा दिया तो उस पेरिफेरल्स के लिए उसको रिलीज है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 मसल है, वो डीप मसल है, तो उसके लिए पोजीशनिंग कराई जाती है, उससे पैर ऐसा मुड़वाओगे, ठीक है, या करवट में लेटा के ऐसे कराओगे, जब ऐसे कराओगे तब ये मसल क्या होती है प्रोमिनेंट होती है, बाकी मसल साइड हो जाती है तब ऊपर आती है। तो पेरिफेरल्स सिंड्रोम मोस्ट ऑफ लोगों को होता है जो लॉन्ग सिटिंग जॉब में होते हैं, दूसरा जो लोग पर्स पीछे रखते हैं, ठीक है, या पर्स कई बार रखते हैं ना, पर्स ऐसे रखते हैं, पर्स रखने से बायोकेमिकल जो हमारी बॉडी का पोस्चर बहुत चेंज होता है, एक तो टेढ़ी हो गई, पेल्विक टिल्ट हो जाएगा साइड, ठीक है, पेल्विक क्या होगा टिल्ट होगा, स्पाइन का भी शेप चेंज हो जाएगा, दूसरी ये मसल जो एक्सर्शन आ रहा है धीरे धीरे कंप्रेशन होगा, वो क्या करेगी पेरिफेरल्स के ही नीचे से सियाटिक नर्व निकलती है, अब ये मसल क्या करेगी सियाटिक नर्व को क्या करेगी पिंच अप करने लगती है, ठीक है, और उससे क्या होता है कंप्रेस बैक में पेन नहीं होता है ऐसे पेशेंट को,
यहाँ से पेन आना शुरू होता है, रेडिएट होता है। तो हम लोग उसको भी क्या कहते हैं, जनरली बोलते थे सियाटिका है, ठीक है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। और ये जो पानी कम पीता है उनको भी होता है, ठीक है। जो पानी कम पीते हैं तो ये मसल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे सूखने लगती है, वेस्टिंग होने लगती है, ठीक है। इसलिए वाटर इनटेक भी बढ़ाना चाहिए। तो पेरिफॉर्मिस कैसे कराओगे स्ट्रेचिंग बताओ? वाटर और इसका क्या लेना है? वाटर का बहुत लेना देना है भाई। अच्छा पेड़ है तो उसको पानी, बॉडी में तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस मसल में ये मसल थोड़ी डीप है, ठीक है। और ये मसल मोस्ट ऑफ द क्या है, स्पास्टिक कंडीशन में रहती है। क्या बात? पानी पीने लगी इसमें ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड इसलिए होती है क्योंकि हम लोग सीटिंग में बहुत रहते हैं और एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मसल झेलती है, ठीक है। छोटा डीप मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। कई बार स्ट्रोक के पेशेंट को देखा होगा, फिट कर दिया तुमने फिजियोथेरेपी में, लेकिन फिर भी वो बेचारा चलते टाइम उसका गेट पैटर्न चेंज रहता है, लंगड़ाता है थोड़ा, इसी मसल की वजह से रहता है क्योंकि इस मसल की रिहैब नहीं हो पाती प्रॉपर, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रिहैब के लिए क्या करना है? इसके लिए स्ट्रेचिंग का, अब देखो स्पास्टिसिटी तो इसके अंदर डेवलप हो जाएगी क्योंकि उस सुपरफिशियल तो है नहीं, आपने बचा पाए। इसके लिए स्ट्रेचिंग कराओ। अब स्ट्रेचिंग कैसे कराओगे? क्या जैसे फिगर 4 टेस्ट करते हो, फिगर 4 टेस्ट करते हो ना, वैसे पेशेंट सुपाई में लेटेगा, ठीक है। उसको ऐसे लेटाओगे, पेशेंट से बोलोगे अपना थाई पकड़े ऐसे, वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। इधर का अगर स्ट्रेचिंग कराना है देन क्या होगा, पूरा स्ट्रेच यहाँ पे आएगा, उसको पेरिफॉर्मिस पे आएगा, ठीक है। ऐसा समझ में कोई बुला रहा था तो तुम लोग सिखा देता। भानु सर है तो भानु सर बोल रहा था। सर आपने क्या करने के लिए बोल रहे हैं? 10 ग्लूटियस मसल, जो 10 मसल्स होती है ना सबके नाम। सर आप क्या करेंगे? अगर इतना लंबा चौड़ा इंसान उठा लेता सर वो दोनों ही लंबे थे तो जो मेरा कुछ था उसको उठा उनका बैठा तो आया नहीं। बता इस पे इनको कौन में लेना है, इनको स्पाइन में लेना है। इनको सुपारी में लगा रहा है, तो उसमें लेट जाओगे नीचे वाले लेटे सर। हाँ नीचे वाले लेट सर करेंगे हैं, करेंगे नीचे वाले लेट लो। हटो कैसे लेटे सर? ऐसे हाँ स्पाइन पैर पूरा लगा लो, ठीक है। अब मान लो इनके लेफ्ट साइड मतलब इरिटेट हो रही है उसकी सियाटिका, ठीक है। तो क्या करोगे आप? सर सामने रख देना, पीछे जाके ये वाला पैर लो, सीट लेट ले सर। हाँ सर इसी में पैर छोटा है साथ ऐसे कराओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टफ है, यहाँ नॉर्मल थाई को ठीक है, इसको खींचो।